एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला चल रहा है, आज उसी खतरनाक टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह कौन सा है? परिवार नियोजन का है। जैसा कि परिवार नियोजन का जो टॉपिक है वह हमारे बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जो है रियल जिंदगी के साथ। क्योंकि कहीं भी अगर आप बात करिए, आप देखते हैं कि परिवार नियोजन पर बात ही नहीं की जाती और बच्चों की संख्या क्या की जाती है? दनादन बढ़ाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट होने का खतरा बना हुआ है। यदि हम शिक्षित होते हुए भी परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं तो यह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी बात होगी, जिस पर हम आज बात करेंगे। तो परिवार नियोजन क्या होता है? जैसा कि बात से यह स्पष्ट है या लिखा ही गया है कि परिवार नियोजन, तो सीधी बात है कि इसका अर्थ इस शब्द में ही छिपा हुआ है। जो इसका परिवार नियोजन का अर्थ है वह इसी शब्द में ही छिपा हुआ है कि परिवार को नियोजित करना या परिवार को नियंत्रित करना परिवार के कल्याण के लिए क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। लेकिन हम बात जीव विज्ञान में कर रहे हैं तो इसकी एक परिभाषा होती है कि परिवार कल्याण के लिए, कि परिवार कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए बच्चों के जन्म दर को, बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया, बच्चों की परिवार कल्याण के लिए बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। परिवार नियोजन कहलाती है। अर्थात जो परिवार है उसके सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों की जन्म दर को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 10 से 20 साल पहले जिन व्यक्तियों की शादी हो रही थी, आज आप देखेंगे उनके कितने बच्चे हैं? 4 से 5 बच्चे हैं। लेकिन जो आज के ज़माने में शादियां हो रही हैं, सब व्यक्ति क्या है? पढ़े लिखे हैं, जिनके द्वारा फैमिली प्लानिंग की जा रही है, उनके 1 से 2 बच्चे हैं। इसी परिवार नियोजन से एक सबसे फेमस लाइन या एक कोटेशन है जिसे हम कहते हैं, हम दो हमारे दो। अर्थात जो परिवार नियोजन होता है वह जो होता है परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें क्या की जाती है? बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित की जाती है। दूसरा जो परिवार नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जनसंख्या को नियंत्रित करना। अर्थात दूसरी हम परिभाषा कह सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवार नियोजन कहते हैं। अब परिवार नियोजन करने की दो विधियां होती हैं। एक तो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग करने की दो विधियां होती हैं। दोनों विधियां क्या होती हैं? अपनी अपनी जगह अति महत्वपूर्ण होती हैं। जिसमें पहली विधि को हम कहते हैं परिवार नियोजन की अस्थायी विधि, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि, एवं दूसरी विधि को कहते हैं परिवार नियोजन की अस्थायी विधि, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। अब इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले हम अस्थायी विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? अस्थायी विधि की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोनों विधियां क्या होती हैं? आपस में अति महत्वपूर्ण होती हैं। जितनी महत्वपूर्ण अस्थायी विधि होती है उतनी ही महत्वपूर्ण कौन सी विधि होती है? अस्थायी विधि होती है। तो सबसे पहले हम अस्थायी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्थायी विधि के बारे में बात करें तो अस्थायी विधि क्या होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें जो पहली अस्थायी विधि होती है उसे हम कहते हैं पुरुष का ऑपरेशन, अर्थात पुरुष का ऑपरेशन करके परिवार नियोजन की अस्थायी विधि, पुरुष का ऑपरेशन। दूसरी जो विधि होती है वह होती है महिला का ऑपरेशन। अर्थात हम पुरुष तथा महिला में जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं
उनमें क्या करते हैं, काट कर हम बात करते हैं। एक होता है पुरुष का ऑपरेशन, दूसरा होता है महिला का ऑपरेशन। जो पुरुष का ऑपरेशन होता है उसे हम वैसेक्टोटॉमी एवं जो महिला का ऑपरेशन होता है उसे ट्यूबेक्टोमी नामों से जानते हैं। यदि हम कह सकते हैं कि जो अस्थायी विधि होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है वैसेक्टोमी, दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी। इसे जो है नसबंदी के नाम से जाना जाता है या पुरुष में नसबंदी के नाम से जाना जाता है, इसे महिला में नसबंदी नाम से जाना जाता है, या कभी कभी इसे क्या किया जाता है ट्यूबेक्टोटॉमी या उसे नलबंदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसे भी हम क्या कहते हैं, महिला में नसबंदी तथा पुरुष में नसबंदी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि पुरुष का ऑपरेशन जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नसबंदी के नाम से जानते हैं, जिसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है वैसेक्टोमी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वैसेक्टोमी क्या है, यह प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो हम कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, या जो पहला चित्र दिया गया है जिससे हम ए नाम दे रहे हैं, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का क्या है, पूरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें से टेस्टिस है, शिश्न है, शुक्रवाहिनी है, यहाँ पे जो है मूत्राशय हो जाएगा। ये किसका चित्र है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का चित्र है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक नली होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शुक्र वाहिनी के नाम से जानते हैं, या जिसे हम वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम पुरुष में नसबंदी या पुरुष में वैसेक्टोमी। तो पुरुष की, किसकी, पुरुष में शुक्रवाहिनी को, पुरुष में शुक्रवाहिनी को, पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर बाध देने की प्रक्रिया, बाध देने की प्रक्रिया, पुरुषों में या पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर बाध देने की प्रक्रिया वैसेक्टोमी या पुरुष में नसबंदी कहलाती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुरुष की नसबंदी क्या है। तो हमें पता है कि जो शुक्रवाहिनी होती है यह टेस्टिस में बनने वाले जो स्पर्म होते हैं उन्हें क्या करती है, शिश्न तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे इंटरकोर्स के समय शिश्न की सहायता से जो स्पर्म होते हैं वे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के वेजाइना मार्ग से होते हुए कहाँ तक पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, जिसके द्वारा निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन पुरुष की नसबंदी में क्या किया जाता है कि जो पुरुष की शुक्रवाहिनी होती है इसे क्या किया जाता है, बीच से काट कर क्या दिया जाता है, बाध दिया जाता है ऑपरेशन विधि के द्वारा। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, नसबंदी नाम देते हैं। अर्थात पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर बाध देने की प्रक्रिया, जिसके कारण शुक्र मार्ग क्या होता है, शुक्राणु का मार्ग क्या होता है, बाधित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पुरुष में नसबंदी कहते हैं, या इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम दूसरे अगर महिला का ऑपरेशन जिसे हम महिला में नसबंदी कहते हैं, या इसके लिए टर्म दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का क्या है, चित्र बनाया गया है। इसमें क्या है, बीच में दिया गया दिखाई देने वाला यह संरचना जो उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, जिसे गर्भाशय कहते हैं, जहां से ओवा का निर्माण किया जाता है उसे अंडाशय कहते हैं। क्या होता है कि जब अंडाशय में अंड कोशिका का निर्माण होता है तो वह फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि महिला का ऑपरेशन जिसे महिला में नसबंदी कहते हैं, जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है ट्यूबेक्टोमी, तो इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है या जो अंड वाहिका होती है इसे क्या किया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण जो अंडाशय में बनने वाली ओवा या अंड कोशिका होती है वह फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है, स्पर्म से मिल नहीं पाती है। तो हम कहते हैं कि महिलाओं में, हम बात करें परिभाषा की कि महिलाओं में नसबंदी क्या होती है, तो हम कहेंगे महिलाओं में, किसमें,
महिलाओं में अंडवाहिनी, महिलाओं में अंडवाहिनी या जिसे हम जानते हैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से, फैलोपियन ट्यूब के नाम से महिलाओं में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देने की प्रक्रिया, काटकर बांध देने की प्रक्रिया, काटकर बांध देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महिलाओं में नसबंदी कहलाती है, महिलाओं में नसबंदी कहलाती है, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है ट्यूबेक्टोमी, जब उसे क्या हम कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। तो इस प्रकार से महिलाओं में नसबंदी तथा पुरुषों में नसबंदी की जाती है, जो कि एक सिंपल प्रकार का क्या होता है, ऑपरेशन होता है। जो पुरुषों में नसबंदी की जाती है, इसमें शुक्रवाहिनी को काटकर शुक्राणु का मार्ग क्या किया जाता है, शुक्राणु का मार्ग बाधित कर दिया जाता है, जिससे यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ना पहुंच पाए, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो। जबकि जो ट्यूबेक्टोमी होती है, महिलाओं में नसबंदी होती है, इसमें अंडवाहिनी को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, जिसके कारण अंडकोशिका का मार्ग क्या होता है, बाधित हो जाता है। यहाँ पर शुक्राणु का मार्ग बाधित होता है, यहाँ पर अंडकोशिका का मार्ग क्या होता है, बाधित होता है। ठीक, अब यह जो होती है, यह एक अस्थायी विधि होती है। यदि अर्थात एक बार हम जो है पुरुषों में जो है वैसेक्टोमी करते हैं, या जो महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के द्वारा इस प्रक्रिया को करते हैं, तो एक बार कराने के बाद इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात क्या होता है कि शुक्राणु तथा अंडकोशिका का मार्ग बाधित हो जाता है, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती, और जो संतान प्रक्रिया होती है वह बाधित हो जाती है, जिसके कारण परिवार नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि अस्थायी विधि के बाद जो अस्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियों को हमने पढ़ लिया है। यदि हम बात करें अस्थायी विधियां का, तो अस्थायी विधियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला होता है विधि, दूसरी होती है प्राकृतिक विधियां, तीसरी होती है गर्भ निरोधक गोलियां, या जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं हार्मोनल विधियां, और चौथा होता है रासायनिक विधियां। यदि हम एक एक पॉइंट की बात करें, तो यह विधियां जो होती हैं कुछ समय के लिए होती हैं, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, अस्थायी विधि माना जाता है। यदि हम पहले अवरोधक विधि की बात करें, तो पहले अवरोधक विधि में पहला पॉइंट आता है लूप तथा कापर टी का प्रयोग, अर्थात जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो महिलाएं होती हैं, यदि वे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही हैं, तो उनके द्वारा लूप तथा कापर टी के प्रयोग से क्या किया जाता है, अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जो शुक्राणु को क्या होता है, विजाइना मार्ग से जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंचने देती, जिसके कारण क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। अर्थात लूप तथा कापर टी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि निरोध का प्रयोग, जिसे हम कंडोम के नाम से जानते हैं, यह एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वह अपने पेनिस के ऊपर एक पतले झिल्ली नुमा आवरण को क्या करता है, उससे पेनिस को कवर करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, निरोध के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, स्पर्म को मादा के वेजाइनल पार्ट में नहीं जाने देता, जिसके कारण जो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। यह भी क्या होता है, अवरोधक विधियों में से एक विधि होती है। अर्थात जो निरोध का प्रयोग होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यदि हम दूसरी विधि की बात करें, तो कुछ प्राकृतिक विधियां होती हैं। कैसी विधियां, प्राकृतिक विधियां होती हैं, जिनमें से पहला होता है सुरक्षित काल, अर्थात हमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वह केवल सुरक्षित काल में करना चाहिए। अब बात आता है कि सुरक्षित काल क्या होता है। किसी भी महिला के मासिक धर्म के
किसी भी महिला के मासिक धर्म के एक सप्ताह पूर्व का समय, एक सप्ताह पूर्व का समय एवं किसी भी महिला के मासिक धर्म के एक सप्ताह के बाद का समय, एक सप्ताह के पूर्व का समय तथा एक सप्ताह के बाद का समय क्या माना जाता है? सुरक्षित माना जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहा है तो उसे मासिक धर्म के एक हफ्ते पूर्व तथा एक हफ्ते बाद करना चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गर्भ टिकने की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन यह विधि क्या होती है? ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों में एक सप्ताह के पूर्व तथा कुछ लोगों में एक सप्ताह के बाद का समय जो होता है वह सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में क्या होता है, यह समय घट बढ़ सकता है। इसलिए तीसरा जो आ जाता है या प्राकृतिक विधियों का जो दूसरा पॉइंट होता है जिसे हम धैर्य कहते हैं, अर्थात असुरक्षित समय में अर्थात जब पार्टनर का पीरियड चक्र चल रहा हो या मासिक चक्र चल रहा हो, उस समय क्या होना चाहिए, हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने ऊपर हमें आत्मसंयम रखना चाहिए कि जब महिलाओं में पीरियड चल रहा होता है तो उसके समय क्या होता है, पार्टनर को अपने पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होते हैं, अस्थायी विधि के अंतर्गत जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया में तीसरा होता है गर्भ निरोधक गोलियां, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोनल विधियां कहते हैं। यदि कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है कि मेल का स्पर्म जो होता है वह महिला के वेजाइनल मार्ग से फैलोपियन ट्यूब तक या गर्भाशय से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन यह सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो महिलाएं होती हैं यदि वे गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करें तो उनके द्वारा क्या होता है, गर्भ रुकने की प्रक्रिया ना के बराबर हो जाती हैं। अब कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जिसमें पहली गोली होती है माला डी। यदि इसका प्रयोग किया जाता है तो अनचाहे गर्भ से बचा जा सकता है। दूसरा होता है पल्स। आजकल जैसा आपको पता है एक टॉफी मिलती है पल्स, वह पल्स नहीं होती, दूसरी पल्स होती है जो कि मेडिकल की दुकानों पे मिलती है। और तीसरी होती है सहेली। इसी में कुछ दवाइयाँ और होती हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों का काम करती है, जैसे एडवांटेज 72। इस प्रकार से माला डी, पल्स तथा सहेली एवं कुछ अन्य प्रकार की और जो है गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं जिसके कारण गर्भ टिकने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। यदि हम लास्ट में बात करें कि कुछ रासायनिक विधियां होती हैं जिनका प्रयोग क्या करते हैं, महिलाएं करती हैं। अर्थात कुछ क्रीम एवं जैली नुमा कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ क्रीम तथा जैली युक्त पदार्थ होते हैं। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिलाएं अपने जो है सेक्सुअल आर्गन में उसका प्रयोग करती हैं तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो शुक्राणु होते हैं वे वेजाइनल मार्ग से होते हुए जाते हैं तो शुक्राणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जिससे गर्भ रुकने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। यह विधियां किसके अंतर्गत आती हैं, रासायनिक विधियां के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो फैमिली प्लानिंग होती है इसकी दो विधियां होती हैं, अस्थायी तथा अस्थायी विधियां होती हैं, जिनमें से अस्थायी विधियों में जो है वैक्सोटॉमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टॉमी होता है। उसी प्रकार से अस्थायी विधियों में अवरोधक गोलियों एवं प्राकृतिक विधियां, गर्भ निरोधक गोलियां तथा रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह जो टॉपिक है यह हमारे बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है ही, आपको पता है, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए या हमारे लाइफ के लिए भी क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए जो आपको बोर्ड में अच्छा अंक जरूर प्रोवाइड कराए। जय हिंद, जय भारत।